Today I have came up with a new chapter for class 11 students and of course BCom students as well. Chapter number 7, that is double entry system. So in this particular chapter we are going to cover the meaning and what are the types of accounts, what are the advantages and disadvantages of double entry system. We'll completely cover the chapter in just one shot. So without wasting time, let's start the chapter. So the very first thing that we should know is what is double entry. हमें नाम से ही पता चल रहा है कि एक एंट्री की डबल रिकॉर्डिंग, इट्स समथिंग लाइक दैट, वी कैन रिलेट इट. सो अब यहाँ पे अगर हम इसका मीनिंग समझें, डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, बच्चों को समझ बहुत आराम से आ जाता है. बट द थिंग इज अकाउंट्स में वी हैव टू, जैसे साइंस में हम लोगों को अपनी टर्मिनोलॉजीज का यूज़ करना पड़ता है, वैसे अकाउंट्स में भी अगर हमें कोई चीज़ एग्जाम में लिखनी है तो हमें अपनी टर्मिनोलॉजीज का यूज़ करना पड़ता है. स्टूडेंट्स के लिए यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो टर्मिनोलॉजी दे कैन नॉट क्रैम बट दे आर इजीली एबल टू अंडरस्टैंड दैट. तो हम थोड़ा सा उसे लिबरल लेके चलेंगे सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड वेल एंड ऑल्सो यू कैन राइट ऑफ योर एग्जाम्स ऑल्सो. डबल एंट्री सिस्टम मतलब एक एंट्री को दो या दो से ज़्यादा बार रिकॉर्ड करना, एटलीस्ट 2 बार रिकॉर्ड करना इस डबल एंट्री सिस्टम. तो क्या होता है, अब एंट्री कहाँ से आई, अगर हम लॉजिक लगाएं एंट्री कहाँ से आई, कोई ट्रांजेक्शन हुई उसी से आई. तो हम अपनी नॉर्मल लाइफ में भी देखते हैं कि अगर हम एज अ कॉमन पीपल परचेज करने जा रहे हैं तो हमें पता हम जो चीज़ परचेज करके ला रहे हैं हमारे पास उसकी कलेक्शन बढ़ेगी. पैसा दे के आ रहे हैं तो हमारी पैसे की जो कलेक्शन है, जो हमारे पास सम टोटल ऑफ मनी वी आर हैविंग, उसमें डिक्लाइन आएगा, वो कम होगी. तो ऑब्वियस ही बात है कि दो चीज़ों पे हर एक मिनिमम, कुछ भी आप खरीद के आएंगे, इवन आप एक छोटी सी पिन खरीद के आते हैं, इरेजर खरीदते हैं, पेंसिल खरीदते हैं, तो उसका भी मिनिमम टू मिनिमम अमाउंट भी आपको पे करना पड़ता है. मतलब आप छोटी से छोटी ट्रांजेक्शन करते हो, छोटी से छोटी परचेज करते हो, तो भी आपकी दो चीज़ें अफेक्ट होती हैं. आपके पास उस चीज़ की कलेक्शन बढ़ेगी या आपका नीड सेटिस्फाई होगा और वाइस वर्सा आपके पास से कैश जाएगा भी. तो डबल एंट्री सिस्टम क्या होती है कि हर एक ट्रांजेक्शन ऑब्वियसली मॉनेटरी नेचर की होगी, तो एवरी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन हैज़ 2 फोल्ड एस्पेक्ट्स. मतलब उसके 2 एस्पेक्ट्स होते हैं. इट हैज़ 2 एस्पेक्ट्स. वैल्यू ऑफ वन थिंग वुड बी इंक्रीजिंग एंड ऑन द सेम टाइम द वैल्यू ऑफ अदर थिंग वुड बी डिक्रीजिंग. एक चीज़ की वैल्यू बढ़ेगी, दूसरी चीज़ की वैल्यू डाउन होगी. ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि एक चीज़ की वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ की भी वैल्यू बढ़ेगी. नहीं, वहाँ पे आपके पास डिक्लाइन आएगा ही आएगा. हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशंस करके आए हैं तो हमने हर चीज़ समझी है वहाँ पे कि दोनों साइड में सेम चेंज नहीं आ सकता. जैसे हर एक ट्रांजेक्शन एटलीस्ट 2 चीज़ों को अफेक्ट करती है, हमने समझा, तो उसको अब हम रिकॉर्ड करेंगे तो ऑब्वियसली 2 जगह रिकॉर्ड करेंगे, 2 जगह पे हमें रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा. तो यहीं से हमारा रूल बना कि जो चीज़ एक बार हम डेबिट करते हैं वो कभी ना कभी वापस से क्रेडिट होती है. और ये चीज़ आपको थ्रू आउट योर कॉमर्स जर्नी, कॉमर्स लाइन जर्नी, यू विल एबल टू फाइंड इट एवरीवेयर एवरी टाइम. आप हर जगह उसे फाइंड आउट करेंगे. What are the principles और characteristics of double entry system, कि double entry system होती कैसी है. तो it affects at least 2 accounts. 2 accounts affect होते हैं मिनिमम में. हमने एग्जाम्पल लिया कि अगर हम कोई भी परचेज कर रहे हैं, कुछ भी खरीद रहे हैं, सपोज अगर हमने पेन परचेज किया है तो हमारे पास पेन का स्टॉक बढ़ेगा, कैश में पेमेंट करके आए कैश का स्टॉक घटेगा, कम होगा ऑब्वियसली. देन द नेक्स्ट इज पर्सनल एंड इम्पर्सनल. हर तरह की ट्रांजेक्शन, सिर्फ ऐसा नहीं है कि अगर मैंने कोई चीज़ खरीदी है, सपोज अगर पेन खरीदा है, पेंसिल खरीदी है तो ही मैं रिकॉर्ड करूँगी. ठीक है, अगर मैंने किसी इंसान को भी पैसे दिए हैं तो वो भी चीज़, मतलब अगर हमने किसी पर्सन को पे किया है उसको भी रिकॉर्ड करेंगे. वो पर्सन कुछ भी हो सकता है, वो हम अभी डिस्कस करेंगे. एंड इम्पर्सनल, अगर कोई नॉन लिविंग चीज़ भी है वहाँ पे भी अगर मैंने पैसा कॉन्ट्रीब्यूट किया है तो हम उसको भी इंक्लूड करते हैं, उसको भी ऐसे रिकॉर्ड करते हैं. देन द नेक्स्ट इज इट इज़ डन अकॉर्डिंग टू रूल्स. हमारे पास प्रॉपर रूल्स होते हैं डबल एंट्री सिस्टम को कैरी आउट करने के लिए. तो इन रूल्स को बेसिकली हम ना गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग भी बोलते हैं. हम अगर ये चीज़ चेकआउट करें तो हमारे जो ये रूल्स होते हैं ना, ये हमारी पूरी अकाउंटिंग, पूरी अकाउंट्स हमारी इन रूल्स पे बेस्ड होती है. यू कैन नॉट इमेजिन योर अकाउंटिंग. सो कौन कौन से रूल्स होते हैं वो
सो हमारे पास ये रूल्स हैं, इन्हें हमें लर्न करना होता है। लर्न क्या करना है, ये ऑल बाय द टाइम हमें लर्न हो ही जाते हैं। इनके बेसिस पे हमारी प्रॉपर अकाउंटिंग प्रोसेस बेस्ड होती है। तो द वेरी फर्स्ट अकाउंटिंग रूल इज इट इज़ फॉर रियल अकाउंट। इन अकाउंट्स के मीनिंग विल बी डिस्कसिंग फर्दर। तो ये रूल्स होते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये जो रूल्स हैं वो टाइप ऑफ अकाउंट के लिए बने हैं कि अगर रियल अकाउंट है तो ये रूल लगाएंगे हम, नॉमिनल है तो ये लगाएंगे, पर्सनल है तो ये लगाएंगे। अब इन अकाउंट्स का मतलब क्या होता है या इनमें कौन कौन से तरह के अकाउंट्स आते हैं वो हम फर्दर आगे डिस्कस करते हैं। देन डबल एंट्री सिस्टम से जो है हम ट्रायल बैलेंस को बनाने में हेल्पफुल रहते हैं। ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, बेसिकली हम अपनी चीज़ों को समराइज करके ट्रायल बैलेंस में लिखते हैं। तो इसी डबल एंट्री सिस्टम की वजह से ही हम ट्रायल बैलेंस बना पाते हैं, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में हमें यही चेक करना होता है कि हमारा डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस के इक्वल है या नहीं है। तो वो चीज़ इसी रूल पे, डबल एंट्री सिस्टम पे बेस होके ही ट्रायल बैलेंस बनता है। अगर किसी एंट्री का, किसी ट्रांजेक्शन, हम कहें कि ट्रांजेक्शन का कोई डुअल एस्पेक्ट ही नहीं है, तो क्या ट्रायल बैलेंस पॉसिबल है बनाना? बिल्कुल भी नहीं। ट्रायल बैलेंस किसी भी केस में नहीं बनेगा अगर हमारी ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो डबल साइडेड ना हो, डबल एंट्री बेस्ड ना हो। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज अकाउंट्स के टाइप्स। अभी हमने डिस्कस किए कि हमारे पास गोल्डन रूल्स हैं, डिफरेंट अकाउंट्स के लिए डिफरेंट रूल्स हैं। सो द वेरी फर्स्ट इज पर्सनल एंड इम्पर्सनल। सबसे पहले हमारे पास ये क्लासिफिकेशन आती है। तो पर्सनल से हम समझते हैं कि किसी न किसी ऑर्गेनिज्म, किसी न किसी लिविंग थिंग की बात हो रही है। मतलब सबसे पहली चीज़ आती है, जैसे हमारा अकाउंट हो गया, किसी इंसान के नाम से अकाउंट हो गया, राम, श्याम, हरि, शिव एक्सेट्रा, जिसके भी नाम से, सीता, गीता, किसी के भी नाम से अकाउंट हो, दैट इज़ पर्सनल अकाउंट। वो चीज़ें पर्सनल अकाउंट में आएंगी जो आप जिनको एक रियल एग्जिस्टेंस, जिनको एग्जिस्टेंस दी जाती, तो वो हो गए हमारे पर्सनल अकाउंट्स। और जिन्हें एग्जिस्टेंस नहीं दी जाती कुछ भी, वो हो गए इम्पर्सनल अकाउंट्स। तो इम्पर्सनल अकाउंट भी हमारे बिजनेस को अफेक्ट तो करते हैं, दैट्स व्हाई वी रिकॉर्ड देम। तो फर्दर इम्पर्सनल अकाउंट्स जो हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, रियल एंड नॉमिनल। तो हमारे पास जो अकाउंटिंग रूल्स हैं वो पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, इन यही तीन बहुत ब्रॉड कैटेगरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ अकाउंट्स है। आगे इनकी फर्दर सब डिविजन है, दैट इज़ जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू दिस चैप्टर ओनली। आपको फ्यूचर में कहीं पे भी बहुत डिटेल में इसकी एग्जिस्टेंस नहीं दिखेगी, बट हाँ, इन अकाउंट्स के रूल्स आपको श्योरली काम आएंगे ही आएंगे थ्रू आउट द काउंटिंग प्रोसेस, दीज रूल्स, एंड यू कैन सिंपली फाइंड आउट द सॉल्यूशन। बट द थिंग इज कि आपको पता होना चाहिए कौन से अकाउंट को कौन से अकाउंट के अंदर क्लासीफाई किया जाता है, कि कैश अकाउंट इन तीनों में से कौन सा है, बैंक अकाउंट इन तीनों में से कौन सा है, बिल्डिंग अकाउंट एंड सो ऑन, कौन कौन से। सो हम इसको थोड़ा सा डिटेल में और पढ़ते हैं। पर्सनल अकाउंट के आगे 3 टाइप्स हैं। द वेरी फर्स्ट इज नेचुरल। नेचुरल पर्सन में आया जो प्रॉपर ह्यूमन बीइंग है, जैसे मोहन अकाउंट, सोहन, कोई भी प्रोपराइटर है, सारे इंसान का, सारे ह्यूमन बीइंग्स का नाम जो है हम इसमें इंक्लूड करते हैं। तो सीता, गीता, राम, श्याम, मोहन, सोहन एक्सेट्रा, जो भी पर्सन के नाम होंगे वो सब इस अकाउंट में इंक्लूड होंगे। देन द नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन जैसे कोई कंपनी हो गई, कंपनी की हम लोग डेफिनेशन में भी पढ़ते हैं कि इट इज टर्म्ड एज आर्टिफिशियल पर्सन। कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई भी कंपनी है, वो अपने नाम से जब चेकआउट करो, कोई भी इंस्टीट्यूशन है तो उस इंस्टीट्यूशन के नाम से अकाउंट होगा, वहाँ के ऑनर के, वहाँ के डायरेक्टर के, CEO के नाम से अकाउंट नहीं होगा, वो उसी इंस्टीट्यूशन के नाम से अकाउंट होगा। तो इंस्टीट्यूशन कुछ भी हो सकता है, XYZ, कोई भी कंपनी का नाम ले लो, कोई भी कंपनी का, तो वो सब इसी तरीके से आएंगे। इंस्टीट्यूशन का नाम होगा, जैसे आपके स्कूल का नाम हो गया, आपके कॉलेज का नाम हो गया, एंड सो ऑन। देन कम्स रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट वो अकाउंट होता है जो ग्रुप ऑफ सिमिलर चीज़ों को रिप्रेजेंट करे। सपोज कि हमने किसी की सैलरी नहीं पे की, तो सैलरी आउटस्टैंडिंग है, तो अब जितने लोगों की सैलरी वी हैव नॉट पेड, उनको कलेक्टिवली, हमने उनका नाम नहीं दिया कि ये एम्प्लॉयज़ हैं, नहीं, हमने उनको कंबाइनली एक साइड डाल दिया कि आउटस्टैंडिंग सैलरी है, नाम नहीं स्पेसिफाई किया, तो वो हो गया रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट बनते कहाँ से? नॉमिनल अकाउंट से ही बनते हैं। जो हमारे नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं उनमें ही जब कोई प्रीफिक्स या सफिक्स लग जाता है
देन कम्स द टर्न फॉर इम्पर्सनल अकाउंट. इम्पर्सनल अकाउंट में द वेरी फर्स्ट इज रियल अकाउंट. रियल अकाउंट में हम अपने एसेट्स को इंक्लूड करते हैं. हम अपने सारे एसेट्स को, कि जो भी एसेट्स टिल नाउ वी हैव स्टडीड, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, स्टॉक, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, गुडविल एक्सेट्रा, बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो उन सब को हम रियल अकाउंट में कंसिडर करते हैं. अब ये फर्दर टू टाइप्स के हैं, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल. टेंजिबल जो कि आपको, जिसकी भी फिजिकल एग्जिस्टेंस दिख रही है, आप जिन चीज़ों को टच कर सकते हो, आप स्टॉक को टच कर सकते हो, आप लैंड बिल्डिंग को टच कर सकते हो, आप कैश को टच कर सकते हो. लेकिन इनटेंजिबल चीज़ें क्या होती हैं, जो आपको, जिनको आप फील कर सकते हो. जैसे गुडविल है, यू कैन नेवर सी गुडविल. आप अपनी फर्म की रेपुटेशन देख नहीं सकते हो, बट यू जस्ट कैन फील कि आपकी जो रेपुटेशन है फर्म की वो अच्छी है या बुरी है या मॉडरेट है. तो यहाँ पे रूल लगता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. टेंजिबल में हम फर्दर इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे हमारे पास कोई कॉपीराइट है, हमारे पास ट्रेडमार्क्स आते हैं, तो ये सब चीज़ें बाय द टाइम वी विल गेट टू नो ईच एंड एवरीथिंग. देन इम्पर्सनल का फर्दर टाइप है नॉमिनल अकाउंट. इसमें हमारे सारे एक्सपेंसेस आते हैं, जो भी हम खर्चे करते हैं, प्लस हमारी फर्म की जो भी रिलेटेड इनकम होगी वो सब हम इसमें इंक्लूड करेंगे. हमने रेंट पे किया, सैलरी पे की, किसी को कमीशन दिया, हमारे पास कोई इनकम आई कि हमारे को इंटरेस्ट प्रोवाइड हुआ, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मिला, हमारे सेल्स इनकम होगी, परचेजेस एक्सपेंस होंगे, बैड डेट्स कि किसी ने पैसा हमारा नहीं दिया, देने का वादा किया था, पैसा नहीं दिया, दैट इज़ बैड डेट्स. तो ये सारे जो टाइप ऑफ अकाउंट्स हैं वो इनके अंडर क्लासिफिकेशन आती है. सो द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट एवरी स्टूडेंट शुड नो कि कौन सा अकाउंट किस अकाउंट की क्लासिफिकेशन के अंडर आता है. अगर आप वो चीज़ समझ लेते हो, वो चीज़ आपको बाय द टाइम समझ आ जाती है, लर्न हो जाती है, तो इट वुड बी क्वाइट बेनिफिशियल. अकाउंट्स आप लोगों के लिए बिल्कुल सॉर्टेड हो जाता है, वेरी वेरी ईजी हो जाता है. Now let us discuss the advantages of having double entry system. So the very first advantage is scientific, क्योंकि हमारी जो डबल एंट्री सिस्टम होती है वो सर्टेन रूल्स पे, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग पे बेस्ड होती है, तो इसीलिए इसे हम साइंटिफिक मेथड से रिकॉर्ड करते हैं. दैट्स व्हाई इट हैज़ एन एडवांटेज ऑफ साइंटिफिक सिस्टम. द नेक्स्ट इज कंप्लीट रिकॉर्ड. तो डबल एंट्री सिस्टम के अंडर हमारे पास क्लासिफिकेशन होती है हर तरह के अकाउंट. डबल एंट्री सिस्टम जो हमें अकाउंट की क्लासिफिकेशन प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हम हर एक एंट्री को बिना किसी ओमिशन के कंसिडर कर सकते हैं अकाउंटिंग में. देन इट हेल्प्स इन द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. ट्रायल बैलेंस बनेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाने में आसानी होगी. प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जब बनेगी तो हमें हमारी फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलेगा. देन इट हेल्प्स टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज. जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की, उन सबको इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जा सकती है बाय दिस डबल एंट्री सिस्टम. देन इट हैज़ लीगल अप्रूवल पे हर कंपनी, हर कोर्ट, हर अथॉरिटी जो कि फाइनेंस से रिलेटेड होती है, जैसे कि टैक्स अथॉरिटीज़ होती है, तो हर तरह की अथॉरिटी जो है इनको अप्रूव करती है. द नेक्स्ट इज कंपैरेटिव स्टडी. डबल एंट्री सिस्टम की हेल्प से हम कंपैरिजन कर सकते हैं, हम स्टडी कर सकते हैं. हमारी डेबिट साइड इक्वल्स टू क्रेडिट साइड अगर आती है तो हमारे प्रॉब्लम नहीं है. अगर कहीं पे भी कोई एरर होता है तो हमें बहुत जल्दी पता चल जाता है. देन इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग. तो ये मैनेजमेंट को बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि इन्फॉर्मेशन जो है वो काफ़ी सारे पार्टीज़ को प्रोवाइड करती है. देन द डिसएडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम. द वेरी फर्स्ट इज रिक्वायर्स नॉलेज, कि हमें पहले गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग की नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम अकाउंटिंग के प्रोसेस को कैरी आउट कर पाएंगे. डबल एंट्री सिस्टम की नॉलेज होनी चाहिए. न्यूमरस बुक्स, तो जैसे हमें हर एक चीज़ रिकॉर्ड करनी है और हर एक चीज़ को डबल साइड पर रिकॉर्ड करना है, तो ऑब्वियसली हमें बहुत सारी बुक्स मेंटेन करनी पड़ेंगी, जिससे हमारी बुक्स मेंटेनेंस की कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी और वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी भी इंक्रीज कर सकता है. द थर्ड पॉइंट इज ओनली अर्थमेटिक एक्यूरेसी इज चेक्ड, कि हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हमारी जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इन्हीं मिस्टेक्स को ही हम चेकआउट कर सकते हैं. इसके अलावा हम जो भी रिमेनिंग मिस्टेक्स हैं, जैसे हम कुछ चीज़ लिखना भूल गए, दैट इज़ एरर ऑफ ओमिशन. जब हम कोई चीज़ रिकॉर्ड करनी भूल जाते हैं, ओमिट कर जाते हैं, तो दैट इज़ एरर ऑफ ओमिशन. और अगर
किसी केस में हम अमाउंट में मिस्टेक करते, सपोज हमने परचेजेस 10,000 की थी और वहाँ पे हम 0 लिखना भूल गई, दैट इज़ अ केस ऑफ ओमिशन। लेकिन अगर हमने कोई चीज़ परचेज की 50 रुपीज़ में और हमने उसे स्पेसिफाई कर दिया 25 रुपीज़ में, तो दैट वुड बी एरर ऑफ कमीशन, कि जहाँ पे हमने जो अमाउंट है वो ही रॉन्ग स्टेट कर दिया, रॉन्ग राइट ऑफ किया। देन कम्स द एरर ऑफ प्रिंसिपल। यहाँ पे क्या होता है कि हम अगर अपने अमाउंट हमारा बिल्कुल सही है, हमने सही अमाउंट में पोस्ट किया, लेकिन हमने अकाउंट ही पोस्ट कर दिया, अकाउंट ही गलत पोस्ट कर दिया, तो वहाँ पे हमारे जो एरर को फाइंड आउट करने के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा उन एरर्स को आइडेंटिफाई करना। तो ऐसे एरर्स भी डबल एंट्री सिस्टम कंसिडर नहीं करता या उनको सॉल्व आउट नहीं करता। देन इज कंपनसेटिंग एरर्स। कंपनसेटिंग एरर्स वो एरर्स होते हैं, सपोज हमने कहीं पे अकाउंट्स में अपने कोई अमाउंट रॉन्गली राइट ऑफ किया हुआ है, लेकिन उसको कंपनसेट करने के लिए हम कोई अमाउंट कहीं और लिखा जाता है, तो हम वहाँ पे उस एरर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो डबल एंट्री सिस्टम की ये भी एक बहुत बड़ी ड्रॉबैक है। सो दैट्स इट फॉर द चैप्टर। We'll be continuing the further chapters in further videos. Till then, stay connected.